क्रैश इट, डेली डोज ऑफ बुक्स। हमारे दर्शकों में से 95% ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया हमारे कार्य को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रेरणा ही हमें और अधिक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। चैप्टर 1, लगातार बेहतर बनने की सोच अपनाओ। जिंदगी में अगर सच में आगे बढ़ना है तो सोच को बदलना सबसे पहली चीज है। एक ऐसी सोच अपनानी है जिसमें हम ये माने कि हमारी काबिलियत और समझ वक्त के साथ मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। मान लो एक लड़की है एलेना। उसने नया बिजनेस शुरू किया लेकिन उसे बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। अब कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन एलेना ने इन रिजेक्शन को सीखने का मौका समझा। हर बार कुछ नया सीखा और अपनी स्किल्स को बेहतर करती गई। ऐसी सोच से इंसान का आत्मविश्वास और जज्बा दोनों मजबूत होते हैं। जैसे माइकल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक ऐसा प्रॉब्लम फेस करता है जो उसके सीनियर तक सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन वो हार नहीं मानता। रिसर्च करता है, मदद लेता है और आखिरकार सोल्यूशन निकाल ही लेता है। अब सोचो सारा को, एक टीचर। वो चाहती है कि उसके बच्चे ज्यादा इंगेज रहे। उसने कुछ नए तरीके आजमाए, टेक्नोलॉजी यूज की, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हुए, लेकिन उसने हार नहीं माना। आखिरकार उसके स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा। इस कदर की सोच अपनाने का मतलब है छोटे छोटे तरक्की को भी सेलिब्रेट करना। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो अगर तुम भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर की बातों को पॉजिटिव बनाओ। खुद को कोसने की बजाय अपनी कोशिश को सराहो। प्रोग्रेस में थोड़ा टाइम लगता है, धैर्य रखो और सीखते रहो। जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हो तो हर चुनौती एक नया मौका बन जाती है, सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने आप को बेहतर बनाने का। यही होती है असली ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर 2, खुद को बेहतर समझो ताकि सही फैसले ले सको। अगर जिंदगी में खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे जरूरी चीज है खुद को समझना। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्यों करते हैं। यही समझ हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। मान लो एलेक्स नाम का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसे किसी और पर काम सौंपना मुश्किल लगता था। उसे लगता था कि अगर उसने काम दिया और सामने वाले ने ठीक से नहीं किया तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब उसने खुद पर गौर किया तो उसे समझ आया कि ये डर अंदर से आ रहा है, कहीं खुद को नाकाम साबित होने से डर लग रहा है। जब ये समझ आया तो धीरे धीरे वो अपनी टीम पर भरोसा करने लगा। इसका फायदा ये हुआ कि टीम का माहौल भी बेहतर हो गया और काम भी ज्यादा स्मूथ चला। इसी तरह लीसा, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अपने काम में इतना स्ट्रेस लेती थी कि इमोशनली थक जाती थी। लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे समझ आया कि किन बातों पर उसका दिमाग ट्रिगर होता है। उसने माइंडफुलनेस और छोटे ब्रेक्स की आदत डाली। इससे उसकी वेलबींग में बहुत फर्क आया। खुद को समझने का मतलब ये भी है कि आप अपनी खूबियों और कमजोरियों दोनों को एक्सेप्ट करो। जैसे जेम्स, एक मार्केटिंग एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस में माहिर था, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। जब उसने ये माना तो उसने छोटे ग्रुप में प्रेजेंटेशन देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। खुद को समझना कोई एक दिन की बात नहीं होती। इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। जैसे कि आज तुमने जो किया वो क्यों किया, उस समय तुम्हें कैसा लगा। अगर हम रोज थोड़ी देर खुद से ये बातें करें तो हमें अपने इमोशंस, सोच और फैसलों की गहराई समझ में आने लगती है। जब आप खुद को बेहतर समझने लगते हो तो आप अपने फैसले ज्यादा समझदारी से लेते हो। रिलेशनशिप्स में भी सुधार आता है और जिंदगी ज्यादा सुकून और संतुलन वाली लगने लगती है। जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हो तो हर चुनौती एक नया मौका बन जाती है, सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने आप को बेहतर बनाने का। यही होती है असली ग्रोथ माइंडसेट। स्टेप 3, निगेटिव सोच को बदलो ताकतवर यकीन में। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी को दिशा देता है।
अगर हमारी सोच ही हमें रोकने वाली हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच को पकड़ें और उसे पॉजिटिव यकीन में बदलें। मान लो टॉम नाम का एक लड़का है जो राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसके मन में हमेशा ये चलता रहता है, मैं इतना अच्छा नहीं लिखता, मेरी किताब कौन पढ़ेगा। अब अगर वो इस सोच में ही फंसा रहता तो कभी कुछ शुरू भी नहीं कर पाता। लेकिन उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या वाकई ऐसा कोई प्रूफ है कि मैं अच्छा नहीं लिखता? क्या मैंने कुछ लोगों से फीडबैक लिया है? जैसे जैसे उसने ये सोचने का तरीका बदला, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इसी तरह मारिया नाम की एक एथलीट थी। हर रेस से पहले उसके दिमाग में ये चलता, मैं हमेशा प्रेशर में चूक जाती हूँ। फिर उसने अपनी सोच को बदला। अब वो खुद से कहती थी, हर रेस एक नया मौका है अपना बेस्ट देने का। इसने उसके मन को शांत किया और उसका परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो गया। ये सब एक दिन में नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक तरीका है जर्नल लिखना। जब भी कोई निगेटिव सोच आए, उसे लिखो और फिर सोचो, क्या ये सच है या सिर्फ डर है। जैसे जेना, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, जब भी उसे लगता कि वो सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी, तो वो डायरी में लिखती, मैं पूरी तैयारी से आई हूं और जो होगा उसका सामना कर सकती हूं। धीरे धीरे उसकी सोच में पॉजिटिव बदलाव आया। और हाँ, एक और बेहतरीन तरीका है मेंटल रिहर्सल। खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो जहां तुम कॉन्फिडेंस के साथ डील कर रहे हो। इससे तुम्हारा दिमाग उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को सच मानने लगता है। जब आप निगेटिव सोच को पॉजिटिव यकीन में बदलना सीख लेते हो, तो ना सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि मुश्किलों का सामना भी बड़ी समझदारी और हिम्मत से होता है। चैप्टर 4, खुद को अभी में टिकाओ ताकि दिमाग साफ और मन शांत रहे। हमारी ज्यादातर टेंशन या तो बीते हुए कल की सोच से आती है या आने वाले कल की फिक्र से। लेकिन असली सुकून और फोकस तब आता है जब हम अभी के पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। सोचो, एमिली नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर है। उसके दिमाग हमेशा या तो पुरानी प्रोजेक्ट्स की टेंशन में उलझ रहा था या फिर आने वाले डेडलाइंस की फिक्र में। इससे उसकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ता था। फिर उसने एक सिंपल सा तरीका अपनाया, हर थोड़ी देर में कुछ मिनट निकालकर बस अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना, जैसे मेज की बनावट, कंप्यूटर की आवाज, स्क्रीन पर रंग। इस छोटी सी प्रैक्टिस ने उसके दिमाग को फ्रेश कर दिया और वो नए जोश से काम करने लगी। अब बात करें डैनियल की। एक रियल एस्टेट एजेंट, बहुत टफ इंडस्ट्री में काम करता है जहां कंपटीशन बहुत है। जब उसे लगता है कि दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है, तो वो 1 मिनट के लिए रुककर धीरे धीरे गहरी सांसें लेता है। कभी कभी वो बस अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता है, हवा को महसूस करता है। इससे उसका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। एक और तरीका है अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना। जैसी सारा, एक स्कूल टीचर, जब क्लास में बहुत शोर या प्रेशर होता तो वो अपने चारों तरफ की चीजों को नोटिस करने लगती, बच्चों की आवाजें, उनकी शक्लें, उनकी मेहनत। इससे उसे ये भी याद आता कि वो जो कर रही है उसका कितना गहरा असर है। माइंडफुलनेस कोई बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें हैं। सांसों पर ध्यान देना, अपने कदमों की आवाज सुनना, चाय पीते हुए सिर्फ चाय के स्वाद पर फोकस करना। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अभी में रहने की प्रैक्टिस करते हो, तो न सिर्फ चिंता कम होती है, बल्कि सोच भी साफ हो जाती है, फैसले ज्यादा समझदारी से लिए जाते हैं और दिन भर में आप ज्यादा शांत और सेंटर्ड महसूस करते हो। चैप्टर 5, सुबह की एक रूटीन बनाओ जो तुम्हारा दिन बना दे। सुबह कैसे शुरू होती है उसी से तय होता है कि पूरा दिन कैसे बीतेगा। अगर सुबह की शुरुआत पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो, तो पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और सुकून भरा बनता है। मान लो
लॉरा नाम की एक फ्रीलांस राइटर है। वो हर दिन सुबह 6 बजे उठती है। उठते ही वो आधा घंटा बस शांति में बैठती है, कॉफी पीती है और दिन की प्लानिंग करती है। इससे उसे अपने लिखने के काम में ज्यादा क्लैरिटी और फोकस मिल जाता है। अब देखो, जैक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसने अपनी सुबह में 20 मिनट की जॉगिंग को शामिल किया। इससे उसका शरीर तो एक्टिव हुआ ही, दिमाग भी फ्रेश हो गया। जो प्रॉब्लम्स पहले भारी लगती थी वो अब हल्की लगने लगी, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को अच्छा बनाते हैं। एक और बढ़िया आदत है जर्नलिंग। एमिली, एक स्कूल टीचर, हर सुबह थोड़ा वक्त निकालकर अपने ख्याल और टारगेट्स लिखती है। इससे उसका दिमाग साफ होगा है और दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर होती है। अगर मन में कोई चिंता हो तो उसे भी वो कागज पर उतार देती है, जिससे मन हल्का हो जाता है। मार्क, एक बिजनेस लीडर, हर सुबह 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता है। इससे उसका दिमाग शांत रहता है और मीटिंग्स में वो ज्यादा फोकस्ड और कूल रहता है। असल में सुबह की रूटीन एक तरह का बेस बनती है। हर दिन एक ही समय पर उठो, थोड़ा शारीरिक एक्टिविटी करो, अपने मन की बात लिखो या ध्यान लगाओ। तुम जब दिन की शुरुआत इस तरह से करते हो तो आप खुद को ज्यादा कंट्रोल में पाते हैं और मुश्किलों का सामना भी पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं। चैप्टर 6, फेलियर को सीढ़ी ही बनाओ, हार नहीं। जिंदगी में फेल होना कोई नई बात नहीं है, हर किसी के साथ होता है। असली बात यह है कि हम उस फेलियर से क्या सीखते हैं। जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं उन्होंने हर हार को एक सीख बनाया और फिर उसी से आगे बढ़े। सोचो, एंजेला नाम की एक लड़की है जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन पहले ही साल में बिजनेस फेल हो गया। अब कोई और होता तो शायद सब छोड़ देता, लेकिन एंजेला ने हार मानने के बजाय ये देखा कि गलती कहाँ हुई। उसने लोगों से फीडबैक लिया, अपनी स्ट्रैटेजी ठीक की और अगली बार जब उसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो बहुत सफल रहा। जब कोई चीज फेल होती है तो सबसे पहले उस पर सोचो, क्या सीखा, कहाँ कमी रह गई, क्या अगली बार बेहतर किया जा सकता है। जैसे साइमन एक प्रोडक्ट मैनेजर है, उसकी टीम का नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला, तो उन्होंने बैठकर सब पॉइंट्स को एनालाइज किया और पाया कि मार्केट रिसर्च कमजोर थी। अगली बार उन्होंने वही गलती नहीं दोहराई और प्रोडक्ट हिट हो गया। फेलियर से डील करने का एक और तरीका है फोकस करना उस प्रोग्रेस पर जो आपने की है, ना कि सिर्फ उस पर जो मिस हो गया। मारिया एक टेनिस प्लेयर है। जब वो मैच हारती तो दुखी होने के बजाय ये देखती कि उसने फिटनेस में कितना सुधार किया, स्ट्रैटेजी में क्या नया सीखा। इससे उसका मनोबल डाउन नहीं होता। और हाँ, ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। जब आप मान लेते हो कि हर गलती एक स्टेप है सीखने का, तो आप टूटते नहीं बल्कि हर बार और मजबूत बनते हो। हर फेलियर एक मौका है अपने आप को बेहतर समझने का, नए आइडिया अपनाने का और फिर से पूरी ताकत से खड़े होने का। तो अगली बार जब जिंदगी ठोकर मारे तो कहो, ठीक है, अब सीख के आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 7, शुक्रगुजारी को आदत बना लो, नजरिया बदल जाएगा। हम जिंदगी में अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, अभी तक वो नहीं हुआ, काश ऐसा होता। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उस पर लगाए जो हमारे पास है, तो हमारी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। इसी सोच को कहते हैं ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता या शुक्रगुजारी। क्लैरा एक स्कूल टीचर है। वो हर सुबह 3 चीजें लिखती है जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। कभी अपने स्टूडेंट्स की स्माइल, कभी अपनी पसंदीदा कॉफी, कभी अपने शांत सुबह के पल। यह आदत इसके पूरे दिन को पॉजिटिव बना देती है, भले ही दिन कितना भी टफ क्यों ना हो। डैनियल एक रिटायर्ड फौजी हर रात सोने से पहले अपने दिन की अच्छी चीजों को याद करता है। इससे उसका मूड भी अच्छा रहता है और लोगों के साथ रिश्ते भी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि अब वो छोटी छोटी बातों की कद्र करने लगा है। शुक्रगुजारी अकेले नहीं रखनी चाहिए, बांटनी चाहिए। जैसे सारा एक ऑफिस मैनेजर है,
उसने अपनी टीम में एक छोटा सा रिवाज शुरू किया। हर हफ्ते सब लोग एक एक चीज शेयर करते हैं जिसके लिए वो थैंकफुल है। इससे टीम में पॉजिटिव माहौल बन गया और लोगों में आपसी समझ और इज्जत भी बढ़ गई। ग्रैटिट्यूड का एक और फायदा है, ये हमारे पुराने बुरे अनुभवों को भी एक नया नजरिया देता है। जेम्स एक स्टार्टअप फाउंडर अपने पहले बिजनेस फेलियर के बाद बहुत दुखी था, लेकिन जब उसने सोचा कि उस दौर में उसने क्या क्या सीखा, कितने अच्छे लोगों से जुड़ा, तो उसे उस फेलियर से भी शुक्रगुजारी होने लगी। तो चाहे दिन कैसा भी हो, अगर आप हर रोज थोड़ा वक्त निकालकर उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों में पॉजिटिव बदलाव आएगा। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकता है। चैप्टर 8, ऐसे टारगेट बनाओ जो पूरे हो सकें और जीत पक्की हो जाए। अच्छा सोचो, जब हमें कोई बड़ा सपना पूरा करना होता है तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि वो पूरा करना मुश्किल लगने लगता है और फिर हम खुद ही हार मान लेते हैं। लेकिन असली समझदारी इसमें है कि बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो ताकि हर दिन थोड़ा आगे बढ़ा जा सके। जैसे एमा एक नॉवेल लिखना चाहती थी। अब एक साथ पूरी किताब तो नहीं लिखी जा सकती, तो उसने हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखने का टारगेट रखा। छोटा सा टास्क था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी किताब तैयार हो गई बिना किसी तनाव के। टारगेट सेट करते वक्त ये ध्यान रखो कि वो स्पेसिफिक, स्पष्ट हो, मेजरेबल, नापने लायक हो। जैसे लियो नाम का एक बिजनेस ओनर है, उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि बिजनेस बढ़ाना है, उसने ये तय किया 6 महीने में 10% रेवेन्यू बढ़ाना है और इसके लिए 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। अब ये एक साफ प्लान है जिस पर काम किया जा सकता है। सैरा एक हेल्थ कोच अपने क्लाइंट्स को कहती है कि एक प्रोग्रेस जर्नल रखो। रोज जो एक्सरसाइज की, क्या खाया, क्या अचीव किया, सब नोट करो। जब लोग अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं तो उनका मोटिवेशन भी बना रहता है। और हाँ, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना मत भूलो। जैसे माइक एक ग्राफिक डिजाइनर है, जब भी उसका कोई बड़े प्रोजेक्ट का एक फेज पूरा होता है, वो खुद को किसी छोटी ट्रीट से खुश करता है, जैसे कोई अच्छी मूवी देखना या बाहर खाना खाना। इससे उसका कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों बढ़ जाते हैं। तो याद रखो, जब आप ऐसे गोल्स सेट करते हो जो वाकई पूरे किए जा सकते हैं, तो आप अपनी जर्नी को भी एंजॉय करने लगते हो। हर छोटी जीत आपके अंदर ये भरोसा भरती है, मैं कर सकता हूँ। चैप्टर 9, अपनी इमोशनल समझ बढ़ाओ ताकि रिश्ते और मजबूत बने। रिश्तों में गहराई लानी है, काम की टीम के साथ जुड़ना है या घर के लोगों को बेहतर समझना है, हर जगह एक चीज बहुत काम आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, यानी इमोशनल समझ। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपने इमोशंस को पहचान पाते हो, दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हो और सही तरीके से रिएक्ट कर पाते हो। चलो कुछ आसान उदाहरण से समझते हैं। डेविड एक टीम लीडर है। जब मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती तो पहले वो तुरंत गुस्से में रिएक्ट करता था, लेकिन बाद में उसने सीखा कि सबसे पहले खुद के इमोशन को पहचानो। क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं? और फिर शांति से बात करो। इससे उसकी टीम में भरोसा भी बढ़ा और प्रॉब्लम्स भी जल्दी सुलझने लगी। अब बात करें सारा की, एक नर्स है। उसे रोज ऐसे मरीजों से मिलना पड़ता है जो दर्द में होते हैं, तनाव में होते हैं। वो सिर्फ उनकी बात नहीं सुनती, बल्कि उनके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ लेती है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। इसी समझ से वो उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक और जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। जैसे टॉम एक सेल्स मैनेजर है। जब उसे लगा कि क्लाइंट बात करते वक्त थोड़ा हिचक रहा है, तो उसने अपनी टोन को थोड़ा नरम किया और बात को आराम से समझाया। नतीजा, डील पक्की हो गई।
तो आप अपनी इमोशनल समझ कैसे बढ़ा सकते हो? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। मतलब जब गुस्सा या स्ट्रेस आए तो खुद को रोककर सोचो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचो, इससे आपके अंदर एम्पैथी बढ़ेगी। बात करते वक्त सुनो ध्यान से, सिर्फ बोलो मत, और सामने वाले के हाव भाव भी नोटिस करो। जब आप इन चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हो तो लोग आपको ज्यादा समझने वाला, सुलझा हुआ और भरोसेमंद मानने लगते हैं। और यही ईक्यू आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में गेम चेंजर बन जाता है। चैप्टर 10, अच्छे रिश्तों को संभालो, वही असली सपोर्ट और खुशी देते हैं। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उतार चढ़ाव वाली, बिजी या थकाऊ, अगर हमारे पास कुछ अच्छे और सच्चे रिश्ते हैं तो सब कुछ थोड़ा आसान लगने लगता है। अच्छे रिश्ते हमारी मेंटल हेल्थ, खुशी और मोटिवेशन तीनों को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते अपने आप नहीं बनते, उन्हें समझदारी, भरोसे और बातचीत से सहेजना पड़ता है। चैप्टर 11, अपने शरीर का ध्यान रखो, तभी दिमाग और जिंदगी दोनों चलेंगे सही। जब बात मेंटल स्ट्रेंथ या अच्छी लाइफ की आती है तो हम अक्सर सिर्फ सोचने, मोटिवेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम भूल जाते हैं, हमारा शरीर। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो मन भी शांत रहेगा और काम करने का जज्बा भी बना रहेगा। चलो कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। जूलिया एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो हर दिन सुबह 30 मिनट रनिंग करती है। इससे उसका शरीर एक्टिव हो जाता है और दिमाग भी क्लियर फील करता है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, यानी वो फील गुड हार्मोन, जिससे मूड बेहतर होता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। अब बात करें टॉम की। एक स्कूल टीचर है। पहले वो बहुत प्रोसेस्ड फूड खाता था, पैकेट वाली चीज़ें, जंक फूड वगैरह। फिर उसने धीरे धीरे अपनी डाइट बदली, फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स खाने शुरू किए। परिणाम, उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और सोचने की ताकत भी। नींद, इसे भी सीरियसली लेना चाहिए। एमिली एक नर्स, पहले स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से ठीक से सो नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने रात को एक टाइम फिक्स करके फोन बंद करना शुरू किया और शांत माहौल में सोने लगी तो उसकी नींद सुधर गई। अब वो दिन में ज्यादा अलर्ट और पॉजिटिव रहती है। और हाँ, एक चीज जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, पानी। सारा एक साइकिलिस्ट है, हर दिन अपने ट्रेनिंग से पहले और बीच बीच में पानी पीती रहती है। इससे उसका शरीर भी हाइड्रेटेड रहता है और दिमाग भी फ्रेश। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, फोकस और काम करने की क्षमता बनी रहे तो इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखो। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, पूरी नींद, भरपूर पानी। फिजिकल हेल्थ सिर्फ बीमार न पड़ने के लिए नहीं है, ये आपको वो एनर्जी देती है जिससे आप हर दिन अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। चैप्टर 12, खुद के साथ नरमी से पेश आओ, तभी अंदर से मजबूत बनोगे। हम दूसरों के लिए तो बहुत दयालु होते हैं। किसी दोस्त की गलती हो जाए तो उसे समझाते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन जब खुद से गलती होती है तो क्या करते हैं? खुद को ही कोसते रहते हैं। अब सोचो, अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से वैसे बात नहीं करते जैसे आप खुद से करते हो, तो क्या आप वाकई अपने लिए भी दोस्त जैसे हो? सेल्फ कंपैशन यानी खुद के लिए भी वही समझ और प्यार जो आप दूसरों को देते हो। माइकल एक आर्टिस्ट है। एक बार उसकी पेंटिंग को लोगों ने पसंद नहीं किया। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, हर कलाकार को कभी ना कभी आलोचना झेलनी पड़ती है, यही चीज मुझे और बेहतर बनाएगी। उसने खुद को नीचे गिराने के बजाय प्यार से संभाला। एम्मा एक लॉ स्टूडेंट है और परफेक्शनिस्ट भी, हर समय टॉप करना चाहती है। जब उसने खुद पर थोड़ा दयालु होकर सोचना शुरू किया, मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, ये काफी है, तो उसकी एंजाइटी कम हो गई और पढ़ाई में भी मजा आने लगा। सेल्फ कंपैशन की शुरुआत होती है अपनी बातें सुनने से, जज किए बिना। जैसे जेएन एक छोटा बिजनेस चलाता है। एक बार उसकी सेल्स डाउन हो गई। पहले तो उसे लगा सब मेरी गलती है। फिर उसने सच्चाई से देखा, मार्केट डाउन है, हालात सबके लिए टफ है।
उसने खुद से कहा, मैं इससे निपट लूंगा। ये सोच उसे दोबारा खड़ा होने की ताकत दे गई। एक और बढ़िया तरीका है जर्नलिंग। लूसी एक हेल्थ केयर वर्कर जब थक जाती है या गुस्सा होता है तो वो डायरी में लिखती है कि वो कैसा महसूस कर रही है। इससे वो खुद को समझ पाती है और अंदर का स्ट्रेस बाहर आ जाता है। याद रखो, खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप अंदर से मजबूत बनते हो। छोटी छोटी बातों से टूटते नहीं, बल्कि हर मुश्किल में टिके रहते हो और आगे बढ़ते हो मजबूती से। चैप्टर 13। दिक्कतों से घबराओ मत, उन्हें हल करने की आदत डालो। जिंदगी में हर किसी को परेशानियां आती है, कभी छोटी कभी बड़ी। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन परेशानियों से डर जाते हैं और कुछ उन्हें हल करने का तरीका ढूंढते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट यानी दिक्कत को देखकर भागना नहीं, बल्कि सोचना इसे सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है। मान लो सारा एक मार्केटिंग मैनेजर है। उसकी कंपनी का नया कैंपेन नहीं चला। अब गुस्सा या हताश होना तो आसान था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक एक चीज का विश्लेषण किया। कहाँ चूक हुई? क्या मार्केट रिसर्च कमजोर थी? क्या टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझा गया था? टीम के साथ मिलकर उसने सब कुछ एनालाइज किया और अगला कैंपेन बहुत बेहतर रहा। एलेक्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक दिन कोड में ऐसा बग आ गया कि पूरा सिस्टम रुक गया। अगर वो घबरा जाता तो शायद कुछ नहीं हो पाता, लेकिन उसने समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एक करके हर एरर को ट्रैक किया और सोल्यूशन मिल गया। इससे ना सिर्फ समस्या सुलझी, बल्कि इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक जरूरी हिस्सा है निर्णय लेना। एमिली एक बिजनेस ओनर है। उसे खर्च कम करने थे, लेकिन क्वालिटी भी बरकरार रखनी थी। उसमें सारे ऑप्शन लिस्ट किए, हर एक के फायदे नुकसान देखे और फिर सबसे अच्छा रास्ता चुना। यही सोच उसे लंबे समय तक सफल बनाएगी। अब बात करें टॉम की। एक आर्किटेक्ट है। क्लाइंट ने डिमांड रखी, शानदार डिजाइन लेकिन कम बजट में। उसने रचनात्मक तरीके से डिजाइन और मटेरियल्स को प्लान किया और एक खूबसूरत बजट फ्रेंडली बिल्डिंग बना डाली। तो जब आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो याद रखो, घबराओ मत। दिक्कत को हिस्सों में बांटो, हर हिस्से को ध्यान से समझो, फिर सोचो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस तरह की सोच न सिर्फ आपकी समस्या हल करती है, बल्कि आपको और मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बनाती है। चैप्टर 14। ना कहना सीखो ताकि ध्यान सही जगह लगा सको। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को ही थका देते हैं। कभी किसी का काम ले लिया, कभी एक्स्ट्रा मीटिंग अटेंड कर ली, कभी अपना काम छोड़कर दूसरों का करने लगे, और नतीजा खुद के काम में ध्यान नहीं लग पाता। इसीलिए जरूरी है कि हम ना कहना सीखें, सही जगह पर सही तरीके से। लीसा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। पहले वो हर काम हाँ कहकर ले लेती थी, जिससे ना तो समय मिलता था न चैन। फिर उसने अपनी प्रायोरिटी समझी और तय किया कि कौन सा काम वाकई जरूरी है और कौन सा सिर्फ समय खा रहा है। अब वो पूरी विनम्रता से कहती है, अभी मेरा फोकस इस प्रोजेक्ट पर है, शायद अगली बार देख पाऊं। इससे उसका शेड्यूल कंट्रोल में आ गया और स्ट्रेस भी कम हुआ। मार्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो हर मीटिंग में जाता था, चाहे उसका उसमें कोई रोल हो या नहीं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो बस समय गंवा रहा है। अब वो मीटिंग इनवाइट्स को फिल्टर करता है और जहां जरूरत नहीं वहां साफ साफ कह देता है, फिलहाल मेरा फोकस इस डेडलाइन पर है। ना कहना रुखाई नहीं है, ये एक तरह की ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे एमिली, एक ग्राफिक डिजाइनर। पहले फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए वो कभी मना नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो कहती है, अभी मैं पूरी तरह व्यस्त हूं और चाहती हूं कि जो काम लूं उसे पूरी क्वालिटी से कर सकूं। इससे उसके क्लाइंट्स को भी भरोसा होता है और वो खुद भी ओवरलोड नहीं होती। और हाँ,
कभी कभार आपका ना किसी और के लिए मौका बन जाता है। सारा, एक इवेंट कोऑर्डिनेटर, एक फंडरेजर की जिम्मेदारी छोड़ती है क्योंकि उसके पास समय नहीं है, तो उसकी टीम की आना जो आगे बढ़ना चाहती थी को वो मौका मिल जाता है। यानी आपने खुद को भी बचाया और किसी और को भी आगे बढ़ने दिया। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे और वो आपकी प्राथमिकताओं में फिट ना बैठे, ध्यान से सोचो और अगर जरूरी हो तो ना कहने से मत डरना। चैप्टर 15, मुश्किलों से मत भागो, उन्हें ग्रोथ का रास्ता समझो। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो, चीजें प्लान के हिसाब से चले, लेकिन सच्चाई ये है मुश्किलें आएंगी। अब ये आप पर है कि आप उन मुश्किलों को रोड़ा मानते हो या सीढ़ी। अगर आप चाहो तो हर चैलेंज आपको और मजबूत बना सकता है। जैसे लॉरा, एक यंग एंटरप्रेन्योर, उसके बिजनेस में सप्लाई चेन की बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। उसने चाहा तो गुस्से में सब छोड़ सकती थी, लेकिन उसने उस सिचुएशन को एक सीखने का मौका बना लिया। उसने नई सोर्सेज, इंटरनेशनल मार्केट्स और लॉजिस्टिक ऑप्शंस के बारे में जाना और आज वो पहले से भी ज्यादा तैयार है। टॉम एक आईटी मैनेजर है। उसके सामने एक बार ऐसा सिस्टम क्रैश हुआ जो सबको हैरान कर गया। उसने उस समय सिर्फ सॉल्यूशन पर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क सिक्योरिटी को गहराई से समझने पर ध्यान दिया। उस चैलेंज ने उसकी स्किल्स और नॉलेज दोनों को कई लेवल ऊपर कर दिया। सारा, एक पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। फिर उसे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला। पहले तो वो मना करने वाली थी, फिर उसने सोचा अगर इससे डरती रही तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। उसने तैयारी की, फीडबैक लिया और जब मंच पर बोली तो वाहवाही लूटी, साथ ही उसका डर भी चला गया। और सबसे जरूरी बात, हर चैलेंज के बाद रुककर सोचो क्या सीखा। माइक एक इंस्ट्रक्शन मैनेजर, हर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बैठकर रिव्यू करता है, क्या सही किया, क्या और बेहतर किया जा सकता था। इससे उसकी अगली प्लानिंग और भी मजबूत हो जाती है। तो याद रखो, चैलेंज रुकावट नहीं, रास्ता है ग्रोथ का। डर को पहचानो, लेकिन उससे पीछे मत हटो। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो और हर बार खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। चैप्टर 16, खुद की जिम्मेदारी लो ताकि आगे बढ़ना रुके नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ शुरू किया, एक नया टारगेट, हेल्थ गोल, कोई प्रोजेक्ट, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? हुआ होगा, हम सब के साथ होता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को जिम्मेदार, अकाउंटेबल बनाना सीखें, ताकि जो शुरू किया है उसे पूरा भी करें, लगातार एक एक स्टेप करके। एलेना एक ग्राफिक डिजाइनर है। वो हर हफ्ते अपने टारगेट सेट करती है, कितने क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, कौन कौन से डिजाइन खत्म करने हैं। हर शुक्रवार वो बैठकर देखती है, क्या किया, क्या छूटा। इस तरह वो अपने काम पर कंट्रोल बनाए रखती है और हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जेम्स एक फिटनेस ट्रेनर है। वो एक ऐप यूज करता है जो उसकी एक्सरसाइज, डाइट और प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। जब ऐप उसे बताता है कि उसने कितना अचीव किया, तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि चलो अगले हफ्ते और बेहतर करेंगे। खुद को जिम्मेदार रखने का एक और तरीका है, किसी और को भरोसेमंद साथी बना लो। जैसे लीसा एक राइटर है। वो अपने राइटिंग प्रोग्रेस को अपने मेंटर के साथ शेयर करती है। मेंटोर उसे फीडबैक देता है और इस चेक इन से लीसा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और हाँ, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मत भूलो। मार्क एक स्टार्टअप फाउंडर, जब भी कोई छोटा या बड़ा टारगेट पूरा करता है तो वो अपनी टीम को चाय पार्टी देता है या छोटा सा ब्रेक। इससे टीम का जोश बना रहता है और अगला टारगेट भी एंथुसियाज्म से शुरू होता है। तो अगर आप वाकई में लगातार प्रोग्रेस करना चाहते हो तो अपने गोल्स को क्लियर और मापने लायक बनाओ। रोज या हफ्ते में एक बार खुद से पूछो, मैं कहाँ तक पहुंचा। किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से अपडेट शेयर करो और जो भी छोटा टारगेट पूरा हो उसे सेलिब्रेट करना मत भूलो। जब आप खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो तो आप बस सपना नहीं देखते, उसे पूरा करने की तरफ रोज बढ़ते हो।
चैप्टर 17। एक साफ मकसद तय करो जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। अगर आप रोज कुछ करने की प्रेरणा चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना काफी नहीं है। असल मोटिवेशन तब आता है जब आपके पास एक साफ और सच्चा मकसद होता है। मकसद यानी वो वजह, वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हो, मेहनत करते हो और मुश्किलों से नहीं घबराते। जैसे समंथा एक कम्युनिटी वर्कर है। उसका मकसद है उन लोगों की आवाज बनना जिन्हें कोई नहीं सुनता। यही मकसद उसे हर दिन फोकस में रखता है, भले ही सामने कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो। माइकल एक एनवायरनमेंट साइंटिस्ट है। उसे हमेशा से नेचर और क्लाइमेट में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूँ? और तब उसने अपना मकसद पाया, मैं ऐसी रिसर्च करना चाहता हूँ जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। अब वही मकसद उसके हर काम का आधार है। जूलिया एक टीचर। उसने एक छोटा सा पर्पस स्टेटमेंट लिखा, मैं बच्चों के अंदर सीखने की जिज्ञासा और आत्मविश्वास जगाना चाहती हूँ। अब वो हर क्लास इसी सोच के साथ लेती है और यही उसे रोज प्रेरित करता है। ध्यान रहे, मकसद कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, वो वक्त और अनुभवों के साथ बदल भी सकता है। जैसे एलेक्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए काम करता था, लेकिन जैसे जैसे उसने यूजर से फीडबैक सुना, उसे समझ आया कि उसका असली मकसद है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो हर किसी को इस्तेमाल करने में आसान लगे। अब वे सिर्फ कोडिंग नहीं करता, बल्कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन करता है। तो आप भी अपने मकसद को खोजने के लिए खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट हूं। वो काम सोचो जिसे करते हुए तुम वक्त का होश भूल जाते हो, और फिर उस मकसद को एक लाइन में लिख लो जिससे रोज तुम्हारा ध्यान बना रहे। जब आपके पास एक साफ मकसद होता है तो मोटिवेशन खुद ब खुद आता है और आप हर दिन अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हो, फोकस और जोश के साथ। चैप्टर 18। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को आदत बनाओ ताकि मन शांत और ध्यान मजबूत रहे। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कल क्या करना है? क्या मैं सब ठीक कर रहा हूं? क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया? इन्हीं सवालों में उलझकर हम खुद को थकाते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि मन शांत रहे और ध्यान केंद्रित। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है अभी के पल में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के। ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की घबराहट, बस अभी इस पल को महसूस करना। उदाहरण के लिए, एम्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब भी उसे किसी डेडलाइन को लेकर घबराहट होती है तो वो कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देती है। गहरी सांस लेना, छोड़ना और बस उसी पल में टिक जाना। इससे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है और वो दोबारा फोकस के साथ काम कर पाती है। डेविड एक लेखक है। उसका ध्यान जल्दी भटक जाता था, काम के बीच में फोन, सोच, फालतू ख्याल। फिर उसने हर सुबह 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई कि अब वो घंटों तक बिना रुके लिख पाता है। लिसा एक स्कूल प्रिंसिपल लंच ब्रेक में 5 मिनट का ध्यान करती है। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना या अपने चारों ओर के साउंड्स को बिना सोचे सिर्फ महसूस करना। इससे वो दोपहर के कामों को ज्यादा शांति और समझदारी से हैंडल कर पाती है। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो एक शांत जगह चुनें, आराम से बैठ जाएं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे बाहर निकल रही है। अगर मन भटके तो धीरे से ध्यान वापस लाएं, बिना खुद को डांटें। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपका दिमाग शांत, सोच साफ और मन स्थिर बना देती है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी को पूरी तरह महसूस करने का, बिना भागे, बिना भटके, पूरी जागरूकता के साथ।